नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को किनारे लगाने का प्लान अमित शाह बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल अचानक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर घोषणा हुई, और नितिन नबीन जो कि बिहार के 5 टाइम एमएलए रह चुके हैं, ये गोदी मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, उनको प्रशासन का एक्सपीरियंस है, ग्रास रूट कनेक्ट उनका बड़ा अच्छा है। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि अगर इतने लंबे अरसे के बाद सवाल पूछे जा रहे थे कि बीजेपी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है, तो आज इतने लंबे समय के बाद अगर बीजेपी अपना कार्यकारी अध्यक्ष का नाम घोषित करती है, और वो भी नितिन नबीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के बहुत करीब है, तो क्या ये बीजेपी पर टोटल कंट्रोल का मामला है, ताकि मोदी जी को किनारे लगाया जा सके। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। पंकज सिंह है हमारे साथ, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर। आपका स्वागत है। मनीष शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, अभी बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा हुई, पंकज चौधरी को वहां पर बनाया गया, और ये कहा जा रहा है कि वो और योगी जी आपस में उनका 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को बैठाना, इधर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन का नाम, ये पूरी तस्वीर इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि गोदी मीडिया बता रहा है। पंकज के पास आऊंगी पहले। पंकज, नितिन नबीन का नाम क्या आपको लगता है, क्या ये बीजेपी का जो टोटल कंट्रोल वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वो है? हाँ नीलू जी, देखिए बात सही है। ये बीजेपी का टोटल कंट्रोल के प्रोजेक्ट के तहत ही नितिन नवीन को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है। नितिन नवीन जी कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट फेस है नहीं। कोई राष्ट्रीय फलक पे अगर देखा जाए तो नितिन नवीन जी का हमको लगता है कि अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद ही जो है लोग विकिपीडिया और ये जो सर्च कर रहे होंगे और पता कर रहे होंगे देश में कि भाई नितिन नवीन जी हैं कौन। अब बिहार का भी जहां तक सवाल पैदा होता है, तो बिहार में 2006 में पहली बार नितिन नवीन जी एमएलए बने। इसके पहले उनका कोई पॉलिटिकल ये नहीं था। हाँ, उनके पिताजी जो हैं वो पटना वेस्ट से जो है विधायक थे। उनकी मृत्यु के बाद बाई इलेक्शन में जो है पहली बार विधायक बने थे, और उसके बाद जो है फिर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है लगातार विधायक रहे हैं। तो जो शहरी क्षेत्र में है वो जनरली लोग जानता है, क्योंकि नगर विकास मंत्री भी रहे हैं और पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण बिहार के भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइएगा तो 80 to 90% लोग जो है वो नहीं जानते होंगे कि नितिन नवीन कौन है। अब रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, तो बीजेपी को खास करके अमित शाह जी को जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि नड्डा जी की तरह ही जो है वो रबर स्टैम्प की तरह जो है काम करें, केवल निर्देशों को फॉलो करें, अपना दिमाग नहीं लगाए जो है अध्यक्ष पद पे रहते हुए। तो उसमें जो है नितिन नवीन जी उनके खांचे में फिट बैठ रहे थे, और उसी उसके हिसाब से जो है उनको अभी प्रोबेशन पीरियड पे बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। देखा जाएगा कि हाँ, अगर ये सब आज्ञाकारी हैं, स्वामी भक्त हैं, तो फिर इनको जो है फुल फ्लेज अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। तो इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा चीज है कि देखिए, जो गुजरात लॉबी खास करके हम कहेंगे, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा चेहरा जो है वो अध्यक्ष के पद पे बैठे जो कि स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में हो, और जिसकी स्वीकारता जो है पार्टी में एक बड़े लेवल पे हो, पार्टी के लोग उनको जानते हो अच्छे तरह से। तो उनको एक डमी जो है व्यक्ति की तलाश थी, और नितिन नवीन जी वही डमी है। ये अच्छी बात है कि बिहार से हैं। बिहारियों के लिए जो है थोड़ा एक सेंटिमेंट है कि हाँ भाई, बिहार से जो है इतनी बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना है। लेकिन जो सच्चाई है वो है, नितिन नवीन जी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बिहार में भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आप विधानसभा में भी उनके वक्तव्य को देखिएगा तो इतना कुछ प्रभावी नहीं रहे हैं। मीडिया में उनका बहुत ज्यादा कोई प्रभावी बयान नहीं आता है। तो ये सही में यह आश्चर्यचकित करने वाला यह डिसीजन है कि नितिन नवीन जी मात्र 45 साल के हैं। अगर शिक्षा उनका एजुकेशन देखिएगा तो मात्र इंटर पास किए हुए हैं। तो जो इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए
जो सही मायने में जो क्वालिटी चाहिए उसमें कहीं से भी नितिन नवीन उसमें फिट नहीं बैठते हैं। केवल और केवल एक क्वालिटी उनके पास में है कि वो अमित शाह जी के नजदीकी हैं और अमित शाह जी को लगता है कि जो है मेरे निर्देशों को पालन करने के लिए यह व्यक्ति उचित है, ये अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो इसके वजह से जो है उनको इस पद पे अभी कार्यकारी रूप में बैठाया गया है। इसके बाद अगर सब चीज ठीक होगा तो परमानेंट भी हो जाएंगे। तो अब और ये आप बोल रही हैं कि मोदी जी और शाह जी क्या क्या है, तो देखिए शाह जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार पे और पार्टी पे जो है उनका कंट्रोल जो है कमजोर हो। और पार्टी और सरकार पे कंट्रोल मजबूती मजबूती से बनाए रखने के लिए अपने लोगों को बैठाना होगा, उसमें वैसे लोगों को बैठाना होगा जो बहुत उस पद के लिए को डिजर्व नहीं करते होंगे। जो जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है, अगर उसको वो पद दे दीजिएगा तो वो आपका भक्त बन जाएगा और आपके निर्देशों का पालन करेगा। तो उस तरह के लोगों को बैठाया गया और ये इस तरह का काम वो करते रहे। अभी यूपी में देखिए ना भाई, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी जी, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की कोई सहमति नहीं है उस पे। तो ये हर स्टेट में इस तरह से करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो जिनका कद बड़ा हो रहा था उनको काट के जो है स्टेट से बाहर करके और एक केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। विजया राजे सिंधिया जी को देखिए राजस्थान में क्या हुआ। तो ये जो अभी ये जो लॉबी काम कर रहा है, ये नहीं चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो लीडर बने जो कि पूरे देश में जिसकी स्वीकार्यता हो, पार्टी में बड़े लेवल पे जिसकी स्वीकार्यता हो। यह नाम का घोषणा होने के बाद जो है लोग पता कर रहे होंगे कि नितिन नवीन कौन है, सर्च कर रहे होंगे उनकी क्या उपलब्धि है, पार्टी में उनका क्या योगदान रहा है। तो उसके बाद जो है लोगों को पता चल रहा है कि हाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, सिक्किम में रहे, चुनाव में रहे। तो इस तरह का, तो जब चुनाव होता है तो कई सारे प्रभारी कई स्टेट में बनाए जाते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि उनका कोई जो है इस तरह का कोई विशेष गुण था जिसके वजह से उनको अध्यक्ष का पद नवाजा गया। बस एक और एकमात्र गुण हमको ये लगता है कि वो नड्डा जी की तरह जो है पूरी तरह से निर्देशों का पालन करेंगे और जो अपनी पूरी स्वामी भक्ति जो है वो अमित शाह जी के प्रति रखेंगे और उनके निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे। यही एक गुण को देखते हुए जो है उनको कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो है दिया गया है। नीलू जी, मैं मनीष जी के पास आती हूँ कि मनीष, नितिन नवीन अब एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे और उसको आप कैसे देखते हैं? और जिस तरीके से एक टोटल कैप्चर की ओर पार्टी बढ़ रही है और यूपी में भी देखिए कंट्रोल कर रहे हैं पंकज चौधरी के जरिए, इधर नितिन नवीन को बनाया गया और ये हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स हैं उत्तर भारत के, और उनको ये भी पता है कि भाई ये दोनों राज्य जीतना बहुत क्रूशियल होगा बीजेपी के लिए। तो ऐसे में आप किस तरह क्या ये टोटल कंट्रोल वाला मामला है या फिर ये सक्सेशन वाला मामला है कि भाई उत्तराधिकार? अभी कुछ दिन पहले देखिए मोहन भागवत ने ये भी कहा था कि अभी मोदी के बाद कौन होगा ये तय आरएसएस नहीं बल्कि बीजेपी को और खुद मोदी जी को तय करना है। तो क्या आपको लगता है कि कोई आपसी सलाह या मशविरा हो चुकी है और अब मोदी जी ये सोच रहे होंगे कि भाई अब पूरी पार्टी की कमान अब अमित शाह के हाथ में सौंप दो और धीरे धीरे फिर मैं निकल जाऊंगा? नहीं, ये 2024 में जब भाजपा थोड़ा संकट में पड़ी थी, खास करके उत्तर प्रदेश में और देश में भी जब सरकार संकट में पड़ी थी, तो उस समय कोशिश किया था आरएसएस ने कि जो है वो नए सिरे से, यही दौर है जब इस पे बीजेपी को थोड़ा मोदी शाह वाले इरा से थोड़ा बाहर लाया जाए। उसने एक चैलेंज पेश किया था क्योंकि चुनाव के दौर में तो भाजपा ने ही आरएसएस के ही खिलाफ बहुत सारे, नड्डा साहब ने बयान दिए थे, आपने ध्यान दिया होगा कि आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो अब अगर आरएसएस का चलता तो कोई ऐसा ऐसा कोई प्रोमिनेंट आदमी रहता जो सरकार से इधर पार्टी की छवि बनाता। मतलब आरएसएस तो यही चाह रही थी कि सरकार ही पार्टी ना बन जाए, पार्टी एक ताकतवर पार्टी रहे, उसका अपना अलग स्वतंत्र उसका वो रहे। तो आरएसएस अगर उसकी चलती अभी तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा ये सब जीतने के बाद फिर से थोड़ा शाह और मोदी की जो ताकत जो है पार्टी में फिर से थोड़ा वापसी हुई है। ये मतलब ये दिखलाता है कि आरएसएस का जो बीच में आरएसएस ने कोशिश की थी कंट्रोल करने की,
वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। और फिर से एक बार बीजेपी पे एक तरह से शाह का और मोदी का एक कंट्रोल फिर से आपको दिखने लगा, उसकी छाप भी दिखने लगी। अब ये इसीलिए आप देखिएगा कि वहां जो लाया गया है, नितिन नवीन को जो लाने का संदर्भ है उसमें, और पंकज चौधरी को यहाँ उत्तर प्रदेश में लाने का मतलब है कि बिहार पे और उत्तर प्रदेश पे थोड़ा इनको फोकस भी करना है। वहीं से एक उसको थोड़ा सा एक ताकत देनी है। बिहार में अपने चुनाव के बावजूद भी, चुनाव रहे न रहे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश वाला क्या है, उत्तर प्रदेश में देखिए अब संकट ये है कि अब भाजपा में के अंदर आरएसएस वाला मसला तो एक लेवल पे हल हुआ है। आरएसएस को मजबूरन सहमति इस पे देनी पड़ी है। तो इसका मतलब ये कि सहमत में आरएसएस थोड़ा इसमें फिर से पिछड़ गया है। बीजेपी में फिर से मोदी शाह का एक इरा एक लेवल पे अभी बना हुआ है। अभी भी इंड नहीं हुआ है, अभी बहस खत्म नहीं हुई है, ये मार पछाड़ खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी एक अपर हैंड जो है कह लीजिए कि पार्टी पर मोदी शाह का फिर से ये स्थापित होने का एक संकेत है। आप देखिएगा दूसरा, पार्टी के अंदर भी योगी की लोकप्रियता बहुत तेजी से उभर रही है, आप अगर ध्यान देंगी। और अमित शाह योगी की सांगठनिक ताकत के बल पे ही योगी को कंट्रोल कर सकते हैं, लोकप्रियता के बल पे नहीं कर सकते हैं। अगर भारत में नए सिरे से नए दौर में मोदी इरा के बाद कौन, तो अगर इसको अगर आप देखें कि अगले 5 साल में 6 साल में ये बातें तो अब होनी है, ये देखना होगा क्या 29 में क्या होता है, लेकिन 29 में कुछ भी हो सकता है, इस एंगल से सोचना है। तो शाह जो है पार्टी के ऊपर अपना अगले 5 सालों के लिए एक कह लीजिए कि सुपर कंट्रोल कह लीजिए, वो उनकी एक कोशिश है। और उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी पहले से बहुत प्रचारित है योगी विरोधी उनकी छवि, मतलब हाँ। उत्तर प्रदेश में वो योगी के खिलाफ रहते हैं और शाह के बहुत ही नजदीकी हैं उसमें जो है शुरू से। और दूसरा ये है कि कुर्मी समाज से आते हैं, ये भी एक बात है। आप एक साथ उत्तर प्रदेश में कई चीजों को उनके माध्यम से साधा गया है कि पिछड़े दलित समाज में जो पीडीए का मुकाबला करना है उसको साधना है, योगी विरोधी कोई व्यक्तित्व को ले आना है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जनता में भले लोकप्रियता बना रहे योगी का, लेकिन संगठन पे कंट्रोल जो है मोदी का, शाह का खास करके होना चाहिए। तो मैं ये नवीन की भी तैयारी में ये सही देख रहा हूं कि देश भर में नितिन नवीन के माध्यम से जो सांगठनिक बदलाव अगले 5 साल में जो होने जा रहे हैं वो पूरी तरह से शाह के कंट्रोल में होने जा रहे हैं। ये बात इससे बहुत साफ साफ हम लोगों को समझनी चाहिए कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक राज्यों में अब नितिन नवीन के माध्यम से एक ऐसी नई खेप जो है आएगी, जो एक राउंड फिर से जो है शाह के कंट्रोल में, संगठन पे एकदम सुपर कंट्रोल वाली जो दिशा होगी वो आने वाले समय में आपको दिखेगी। नितिन नवीन का यही महत्व है कि उनके माध्यम से शाह जो है पूरे भारत में भाजपा पे एक कह लीजिए कि 100% कंट्रोल करने में वो मददगार साबित होंगे। वो बिल्कुल इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं लगाएंगे। वो बिल्कुल, वो तो एहसानमंद होंगे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, अचानक से एकदम नीचे से उठा करके एक राष्ट्रीय उसमें ला दिया गया है। तो ये अलग बात हो सकता है उनकी कुछ सांगठनिक क्षमता हो। छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव जीता है बीजेपी ने उसके प्रभारी थे नितिन नवीन। तो एक टेस्ट भी हुआ है सांगठनिक तौर पे, लो प्रोफाइल रहते हैं। मोदी साहब को हमेशा जो नेता चाहिए लो प्रोफाइल चाहिए, कम बोलने वाला चाहिए, बहुत हाँ में हाँ मिलाने वाला चाहिए। ये लो प्रोफाइल नेता यहाँ भी उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं ये भी लो प्रोफाइल है। आप कम बोलते हैं, कम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चापलूसों की जमात मोदी और शाह साहब खड़ी कर रहे हैं, और पूरे हर राज्य का जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो चापलूस है, वो चाटुकार है, नंबर 1 चाटुकार इनफैक्ट, जो कि कभी भी मोदी और शाह के खिलाफ अपना सिर ऊपर नहीं करेगा। तो ऐसे ही लोगों की अगर जमात खड़ी करनी है तो क्या ये टोटल कंट्रोल और टोटल कैप्चर का मामला नहीं है? और इसमें मोदी को क्या डर है? सबसे बड़ी बात तो ये भी है मनीष जी कि मोदी जी को क्या डर है अगर अमित शाह के हाथ में इस तरह से कंट्रोल दिया जाएगा? जी नहीं नहीं जी शाह पार्टी और शाह खास करके अमित शाह ये मान के चल रहे हैं कि 29 में एकदम तय नहीं है कि मोदी ही रहेंगे। ये भी ये जनरली पार्टी के अंदर ये डिबेट तो शुरू हो गई होगी, तो फिर सहमत का खेल वहां भी है।
तो ये ऐसे लगता है कि मोदी शाह की ही एकता है, लेकिन ये एकता जो है आने वाले समय में इस एकता में दरार दिखनी तय है। अगर 2029 तक इसको आप देखेंगी तो शाह केवल योगी से निपटने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। शाह, अमित शाह जो है मोदी के साथ भी एक कह लीजिए कि एक शांतिपूर्ण संघर्ष में, एक कह सकती हैं, एक बहुत सीधे संघर्ष में नहीं लेकिन एक लॉन्ग टर्म संघर्ष में उतरने जा रहे हैं। और एक तरह से पूरे देश के संगठन पे कंट्रोल करके ही इसको, क्योंकि लोकप्रियता के मसले पर अभी वो न मोदी से न लड़ सकते हैं न योगी से लड़ सकते हैं। शाह के साथ एक संकट ये है कि जनता में लोकप्रियता के सवाल पे दोनों ही इनसे आगे हैं। लेकिन एक संगठन पे कंट्रोल भी एक बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन कैंडिडेट होगा, किसको अगर कोई बैसाखी वाली सरकार आती है या किसी तरह की आती है तो कौन अगला प्रधानमंत्री या कैंडिडेट होगा, ताकतवर अगर बहुमत मिलता है तो कौन प्रधानमंत्री होगा। ये कई चीजें उसमें मायने रखती हैं और कोई चीज जो है अगले 5-10 सालों के लिए सोच के की जाती है। तो 5 साल का तो उन्होंने सोच रखा है। तो ये लड़ाई अब पार्टी के अंदर की लड़ाई है। माने इसको अब साफ साफ दिखती नहीं है। आरएसएस से एक लड़ाई एक लेवल की अभी तात्कालिक तौर पे जीत ली गई है। अब पार्टी के अंदर जो है योगी और मोदी योगी और मोदी के बीच में, शाह और योगी के बीच में, और शाह और मोदी के बीच में, ये आप देखिएगा कि इसमें कई चीजें आपको दिखेंगी। हमको लगता है कि ये पहले चरण में शाह ने अपना एक कह लीजिए कि पहले चरण में बड़ी विजय है शाह की, अमित शाह की, कि उन्होंने तो आप एक कह रहे हैं अपने कि ये अमित शाह की, आपने कहा कि ये अमित शाह की एक बड़ी जीत है, उनकी विजय है एक तरीके से। जी मनीष। जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि अमित शाह नए सिरे से एकदम से वो जो कंट्रोल करना चाहते थे, उनको बीच में एक सुरक्षा बोध से ग्रसित थे। जब आरएसएस से टकराव चल रहा था तो सबसे ज्यादा सुरक्षा बोध में अमित शाह थे, क्योंकि मोदी का कंट्रोल खत्म होगा उनको लग रहा था, जो आरएसएस करना चाहती है, तो शाह का कंट्रोल भी खत्म होगा, क्योंकि वो परछाई की तरह ही देखे जाते हैं। तो ये पहली बात तो मोदी का कंट्रोल बनाए रखना था उस समय। शाह के लिए भी ये जरूरी था कि आरएसएस से लड़ाई में मोदी जी का कंट्रोल बना रहे, और उस मामले में वो सफल हुए हैं। अब पार्टी के अंदर उनको जो है मोदी जी से भी एक शांत किस्म की लड़ाई है और योगी जी से खुले ढंग की लड़ाई है। इस लड़ाई को भी उनको आने वाले समय में निपटना है, और उसमें पहले कदम पे वो निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी, ठीक है। अब मैं पंकज जी के पास आऊंगी कि पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे टोटल कैप्चर की लड़ाई में या टोटल कंट्रोल की लड़ाई में मोदी जी को किनारे कर सकते हैं अमित शाह? आपको क्या लगता है? देखिए नीलू जी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी जो है उनके लिए खतरा है ही नहीं अमित शाह जी के लिए। अमित शाह जी के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है योगी जी हैं। एक जनरल परसेप्शन भी है कि मोदी के बाद कौन, मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो योगी, इस तरह का एक जनरल परसेप्शन भी है। अब देखिए कि अध्यक्ष का पद जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण होता है जो है ये नेता के चुनाव के लिए। आप याद कीजिए 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है घोषित किया जाए। उन्होंने पूरा एड़ी चोटी सारा लगा दिया। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, जिनको कि मैनेज जो है मोदी जी के द्वारा कर लिया गया था, और पार्टी में एक इस तरह का कंसेंसस बना दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाख प्रयास के बाद भी राजनाथ सिंह जी ने जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया। उस समय बिहार में नीतीश जी का भी काफी विरोध था, उनका भी दबाव था कि नहीं, प्रधानमंत्री के पद के लिए जो है अटल जी का ही नाम लिया जाए, मोदी जी को नहीं आगे लाया जाए। तो देखिए अध्यक्ष का और पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है, इसका महत्व जो है बहुत बड़ा होता है पावर शिफ्टिंग के लिए। तो उस स्थिति में शाह जी जो है वो चाह रहे हैं कि पहले जो है पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग जो बैठे वो हमारे निर्देशों पे चलने वाले लोग बैठे, कोई इस तरह का चेहरा नहीं आए जो कि हमको चैलेंज कर सके। और उसी क्रम में इससे पहले नड्डा जी जो है वो अपने कार्यकाल को उन्होंने बखूबी निभाया। जो निर्देश
प्राप्त हुआ इन लोगों के द्वारा, वो उसका उन्होंने पालन किया और उसी क्रम में जो है नितिन नवीन जी का चुनाव किया गया है। अगर आप अध्यक्ष पद को डिजर्व करने वाले लोगों को अगर देखें तो बिहार में भी कई सारे लोग हैं। आपको राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो इनसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पूरे देश में जो है उनको जानता है लोग। तो ये यहाँ ये कोई नहीं है कि बहुत डिजर्विंग है, युवा है। राजीव प्रताप रूढ़ी कोई बुजुर्ग थोड़े ही है। तो यहाँ ये सब मामला नहीं, यहाँ ये सिंगल केवल एक चीज देखा गया कि कौन आदमी जो है वो हमारे निर्देशों को पूरी 100% पालन करेगा, उसमें कोई किसी तरह का अपना विचार व्यक्त नहीं करेगा, किसी तरह का विरोध नहीं होगा और जिसका अपना कोई मतलब कोई अपना प्रभाव नहीं हो पार्टी में उस तरह का कि वो कुछ बिगाड़ सके। तो उसमें जो है इसी वजह से नितिन नवीन जी को बनाया गया है और इसी वजह से इस तरह के लोगों को चुन चुन कर बीजेपी जो है वो फेस बना रही है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है इसका बहुत कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ये नड्डा जी जो की वजह से अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई पूरे देश में वोट का पोलराइजेशन हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह से नितिन नवीन जी हैं। अब रहा मोदी जी का, तो ये बात सही है कि 2029 का जो चुनाव होगा तो उसमें जरूर जो है नए नए चेहरे की खोज की जाएगी और उस नए चेहरे में योगी जी जो है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है शाह जी के रास्ते में। तो योगी जी को निपटाने के लिए जो है सारी तैयारी की जा रही है। मोदी जी का कार्यकाल बहुत लंबा है नहीं। वो लोग जो बनाए हुए हैं कि 75 साल के बाद जो है लोगों को जो है मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, तो मोदी जी का तो 75 साल पूरा हो गया अभी 2029 तक। 2029 के बाद जो है अगर इस तरह का मामला बनता है कि नहीं नए चेहरे को लाया जाए, तो नया चेहरा ढूंढने का काम कौन करेगा? तो पार्टी करेगा। तो पार्टी में ऊपर से नीचे तक किसके लोग बैठे हुए हैं? तो वो अमित शाह जी के लोग बैठे हुए हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक कंसेंसस बनेगा कि नहीं अमित शाह जी जो है ये प्रधानमंत्री के लिए सबसे उचित उम्मीदवार है। अब और उस समय जो है पार्टी का महत्व और पार्टी के अध्यक्ष का महत्व जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सारा जो प्लानिंग सेटिंग जो है उसी के लिए किया जा रहा है और उस वजह से जो है नितिन नवीन को जो है इस पद पे बैठाया गया है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष प्रोबेशन पीरियड में रखा गया है। अगर देखा लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी के लिए जो है ये आदमी जो है कंपनी से ज्यादा जो कंपनी का सीईओ है उसके लिए जो है ज्यादा बेहतर साबित होगा, तो फिर उनको परमानेंट दे दिया जाएगा। हाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई उनका कोई बहुत बड़ा ऑरा है और इतना प्रभाव था कि भाई उनको बना दिया गया। जी, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। आपने कहा कि उनको प्रोबेशन पे रखा गया है 1 साल के लिए। अगर वो खरा उतरते हैं अमित शाह के नजर में तो फिर उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वरना फिर उनको कोई और पदभार दे दिया जाएगा। मनीष, अब आपके पास आ रही हूं, अंत में क्या कहेंगे? ये पूरी सक्सेशन और टोटल कंट्रोल की कहानी है, क्योंकि इतने समय तक बीजेपी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई। 1000 तरीके की खबरें आई थी बीच में। पहले आरएसएस और मोदी जी के बीच में खबरें आई कि भाई आरएसएस चाहता है कि कोई उनका व्यक्ति अध्यक्ष बने। फिर ये कहा गया कि नहीं, आरएसएस ये कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा ये उसका निर्णय आरएसएस करेगा और अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी आगे बढ़ सकती है। क्या फॉर्मूला दोनों में बना है बीजेपी और आरएसएस में, ये तो अभी किसी को अंदर की बात पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन को एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कठपुतली की तरफ पेश कर दिया गया है, तो क्या ये साफ है कि ये टोटल कैप्चर है और अब हर एक नेता अब बीजेपी में दबा कुचला ही महसूस करेगा? तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी टूट सकती है इस तरीके की स्थिति से? म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर। ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि राजनीतिक रूप से जनता में जो लोकप्रियता 2024 में कमजोर हुई है और 2000 बैसाखी पे सरकार आ गई है, ये तो अभी अंदर की लड़ाई है। सवाल ये है कि ये सारी चीजों को अभी चुनौती दी जा सकती है उस समय जब पार्टी ताकतवर नहीं रहेगी, जनाधार कमजोर होगा। तो एक असली चुनौती अब जनता के मैदान में, जहां यहां तो एक तरह से अमित शाह ने अपना कंट्रोल वापस ले लिया है।
मैंने अगर आप इसको पार्टी के अंदर देखिए तो शाह ने अभी तात्कालिक तौर पे कंट्रोल वापस ले लिया, वापस कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आरएसएस को भी अभी चुप रहना पड़ा है, एक मूक सहमति इस पे देनी पड़ी है। और योगी अभी बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी को लेकर के भविष्य की तैयारी है, भविष्य को लेकर के मोदी जी से मामला है। तो अभी मान लीजिए डायरेक्ट अभी वहां भी कोई मामला नहीं है। 29 की अगर कह लीजिए कि अंदरूनी तैयारी अमित शाह ने अपने पक्ष में कर ली है अभी तात्कालिक तौर पे। सवाल ये है कि ये जो सारा, लेकिन गुस्सा तो पार्टी में अंदर अंदर बड़े पैमाने पर फैल रहा है, ये भी एक सच्चाई है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कई ऐसे लोकप्रिय नेता हैं, पॉपुलर लीडर हैं, और जो लगातार नेपथ्य में डाले जा रहे हैं, उनको पृष्ठभूमि में ढकेला जा रहा है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश हो रही है। तो आप इसका मतलब क्या है? मतलब आप हमेशा विस्फोट के मुहाने पर ही रहेगी ये पार्टी। ज्यों ही जनता में लोकप्रियता, ज्यों ही जनता में जनाधार अगर कमजोर होता हुआ दिखेगा, जैसे ही तैसे ही ये चैलेंज को फिर से चुनौती, फिर से लोगों ने चैलेंज देना शुरू करेंगे। अभी ये तात्कालिक तौर पे जरूर अमित शाह ने अपना कंट्रोल कायम कर लिया है, लेकिन ज्यों ही लोकप्रियता की मामला जनाधार में ज्यों ही अगर अब संकट आएगा, जो अभी तमाम राज्यों में चुनाव है, उसमें अगर जो ही थोड़ी कमजोरी दिखने लगेगी और कहीं से भी अगर कोई संकट दिखेगा, अलगाव दिखेगा जनता से, तो फिर आप देखिएगा कि वो फिर से आरएसएस कंट्रोल, फिर से आरएसएस सामने आएगा, फिर से पार्टी के अंदर की लीडरशिप सामने आएगी। तो ये अभी कह लीजिए कि कोई फाइनल जीत तो वहां हासिल करनी है, जनता के बीच में फाइनल जीत हासिल करनी है कि क्या ये आपकी रणनीति जो पार्टी को कंट्रोल करती है, पार्टी में बहुत सारे लोगों को किनारे करके अपना कंट्रोल करती है, यह रणनीति क्या जनता में भी कामयाब होती हुई दिखती है? अगर जनता में कामयाब होती हुई नहीं दिखेगी तो फिर से पलटवार होगा और चौतरफा फिर से लोग जो हमलावर होंगे। इसलिए इसको कोई अस्थाई अस्थाई समाधान के बतौर अगर अमित शाह भी नहीं देख रहे होंगे और जो जो भी नेता उनके साथ खड़े हैं वो भी नहीं देख रहे होंगे, एक हमेशा सुरक्षा बोध में वो रहेंगे, संकट में रहेंगे, ये बना रहेगा। ये हमको लगता है कि अभी अभी ये मसला वास्तविक रूप से फाइनली हल नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे कि नितिन नबीन क्या कुछ बीजेपी के लिए करते हैं। तो उधर उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। यूपी में अब पंकज चौधरी वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो ये पूरा चीज किस तरह से बीजेपी इसको आगे लेकर चलती है, यहाँ पर चर्चा खत्म करेंगे, देखना होगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मनीष शर्मा जी, पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।